कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विवान चलते हुए संजना के पास आया और उसके गालों पर बेतरतीबी से अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, तो तुम मैरिड हो? हाँ हाँ, वो हकलाई, पर शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए क्योंकि विवान की उंगलियां लगातार उसके गालों पर चल रही थी, जिसकी वजह से वो असहज हो रही थी। वो तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा था, मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, और जो भी विवान खन्ना से झूठ बोलता है वो कभी बोलने लायक नहीं बचता, पर तुम सबसे अलग हो और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। विवान सोचने के अंदाज में बोला और अपनी उंगलियां फिराते हुए उसके होठ पर ले जाकर रख दिया। संजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि इस वक्त विवान की उंगलियों के साथ उसकी नज़र भी उसके गुलाबी होठों पर टिकी हुई थी और संजना को समझते देर नहीं लगी अगले पल वो क्या करने वाला है। वो अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे संजना की तरफ झुकने लगा, लेकिन तभी संजना ने उसके और अपने होठों के बीच अपने हाथों की दीवार खड़ा करते हुए कहा, मुझसे ज़बरदस्ती करना आपको महंगा पड़ेगा मिस्टर खन्ना। विवान खन्ना सस्ती चीज़ों का शौक रखता भी नहीं है मेरी जान, विवान ने अपनी एक आंख विंग करते हुए शरारत से कहा और संजना के हाथों को पकड़कर उसके कमर के पीछे मड़ोड़ कर उसके होठों को लॉक कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि संजना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से विवान को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, पर विवान उसे फुल टू इग्नोर करते हुए अपनी किस को एंजॉय कर रहा था और संजना कसमसाते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर विवान ने उसके दोनों हाथों को उसके कमर के पीछे मरोड़ रखा था। लगभग 5 मिनट बाद विवान को एहसास हुआ कि संजना की सांसें चढ़ने लगी है, तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके गालों पर हल्का सा टच करके उसके कान में अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोला, आज के बाद से मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो सजा इससे भी डीप और लॉन्ग होगी स्वीटहार्ट। संजना अभी भी अपनी तेज चलती सांसों पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। विवान का ये जबरदस्ती वाला प्यार देखकर उसका पारा हाई हो रहा था। इस वक्त वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। विवान एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। उसने एक हाथ आगे किया और संजना की कमर को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और उसके पेट को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, बस इतने में ही तुम्हारी सांसें उखड़ने लगी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरी जान। एक तो पहले से ही संजना का पारा हाई था और ऊपर से विवान की ये फ्लर्टी बातें उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। वो उससे अलग हुई और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन वो कुछ बोलती या करती तभी उन दोनों के कानों में डोरबेल बजने की आवाज़ आई। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। संजना गुस्से में उसे तरेरते हुए आगे बढ़ी, पर उसके पैर में दर्द की एक तेज लहर उठी और वो वहीं गिरने लगी, पर विवान की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। इन सब में वो अपने पैर में लगी चोट को भूल ही गई थी। खुद को क्या सुपर वुमेन समझती हो? पैर तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, अब क्या सर भी फोड़वाने का इरादा है? तुम्हें किसी ने कहा मेरी हेल्प करने को? छोड़ो मुझे। तुम्हारा एटीट्यूड देखकर तो मन कर रहा है सच में यहीं छोड़ दूं, पर क्या करूं, अपनी जान को दर्द में नहीं देख सकता। विवान ने उसे गोद में उठा लिया और उसके बेड पर लाकर बैठा दिया। तुमने मुझे एक और बार जान स्वीट हार्ट या बेबी कहा ना, तो कसम से तुम्हारा ये हैंडसम से चेहरे की बैंड बजा दूंगी मैं। तो तुम्हें मेरा चेहरा हैंडसम लगता है? मतलब तुमने भी मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। विवान शरारत से उसकी तरफ झुकते हुए बोल रहा था और संजना पीछे की तरफ झुकने लगी। आई सेड स्टॉप योर मेलोड्रामा, विवान बहुत हो गया। पर विवान कहाँ बाज आने वाला था अपनी हरकतों से। वो झुकते हुए उसके होठों को चूम लिया और उसकी इस हरकत से संजना का पारा धीरे धीरे हाई हो रहा था, पर विवान उसे छेड़ने का एक भी मौका कैसे छोड़ देता। तुम्हें तो, संजना अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, तभी दोबारा डोरबेल बजने की आवाज़ आई। मैं देख कर आता हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो। अगर बच्चों ने तुम्हें ये खून से लथपथ जींस में देख लिया तो परेशान हो जाएंगे। विवान ने उसकी कबर्ड से उसका नाइट सूट निकाल कर बेड पर रखा और रूम से बाहर आकर डोर लॉक करके मेन डोर की तरफ बढ़ गया। क्या चीज़ है यार, ये लड़का दिमाग खराब कर रखा है। एक तो ज़बरदस्ती का प्यार, ऊपर से ज़बरदस्ती वाला केयर। उफ, कहाँ फंसा दिया भगवान जी आपने। संजना बड़बड़ाते हुए अपने रूम में कपड़े चेंज करने लगी और बाहर आकर विवान ने मेन डोर ओपन किया और सामने खड़े शख्स से कुछ सामान लेकर वापस से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ही बच्चों के लिए खाने की चीज़ें मंगवाई थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संजना इस वक्त कोई भी काम करे।
बैंडेज चेंज करते वक्त उसने देख लिया था संजना का जख्म काफ़ी गहरा था और संजना को देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बच्चों के आगे उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह होगी। बच्चे अपना स्कूल ड्रेस चेंज करके फ्रेश होकर बाहर हॉल में आ गए। दीदी, हमारा नूडल्स कहाँ है? यहाँ है, सभी जल्दी से डाइनिंग एरिया में आओ, विवान बच्चों को आवाज़ देते हुए बुलाया। सारे बच्चे भागते हुए डाइनिंग रूम में आए और अपनी अपनी चेयर पकड़कर बैठ गए। अंकल, दीदी कहाँ हैं? अरे बच्चों, प्लीज़ भगवान के लिए अंकल बोलना छोड़ दो, मेरी उम्र ही क्या है जो तुम लोग मुझे अंकल बुला रहे हो? विवान बेबसी से उनकी तरफ देखते हुए बोला। अच्छा, तो क्या बोलें आपको? अपनी दीदी को क्या बुलाते हो? दीदी? तो क्या आपको भी दीदी बोलें? नैन हंसते हुए बोली, जिसके साथ सारे बच्चे हंसने लगे। बहुत बदमाश हो तुम सब, विवान उन्हें मिठी झिड़की देते हुए बोला। भैया बोल सकते हो मुझे, पर प्लीज़ अंकल मत बोलना। डन टनाडन, हम सब आपको भैया बोलेंगे, सारे बच्चों ने एक साथ कहा। थोड़ी ही देर में विवान समझ चुका था कि ये सारे बच्चे बहुत ही नटखट हैं, जिन्हें संजना ने बहुत ही लाड दुलार और बहुत सारा प्यार देकर पाला था। विवान अब सारे बच्चों के साथ मिलने जुलने लगा था और बच्चे भी विवान से बहुत ही जल्दी घुल मिल गए थे। वैसे तो विवान को शोर शराबे बिल्कुल भी आदत नहीं थी, पर संजना के करीब आने के लिए उसे बच्चों के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी ही थी और उसे अब तो बच्चों के साथ अच्छा लगने लगा था। चलो, तुम लोगों को भूख लगा था ना, अब जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट करो। बच्चों ने डाइनिंग टेबल पर देखा तो नूडल्स के साथ साथ कप केक, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा और अलग अलग तरह की बहुत सारी स्नैक्स से पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ था। पर बच्चे खाने की जगह कभी भी विवान को देखते तो कभी डाइनिंग टेबल को। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? दीदी ने इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बना लिया? दीदी ने नहीं बनाया, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि तुम्हारी दीदी काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए अब चलो सवाल करना बंद करो और जल्दी जल्दी खाओ। तुम लोगों को भूख लगी थी ना? हाँ, भूख तो बहुत लगी है, नेहा अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली। तो वेट किसका, शुरू करो। सारे बच्चे खाने पर टूट पड़े और विवान खड़ा होकर उन सबों को सर्व कर रहा था। बच्चों के साथ वो ये भूल ही गया था कि उसने संजना को कपड़े चेंज करने के लिए उसी के रूम में लॉक कर रखा था और खोलना भूल गया। अब ये तो भगवान ही जाने रूम खोलने के बाद संजना विवान का क्या हाल करने वाली थी। विवान बच्चों के साथ इतना मशगूल हो गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने संजना को रूम में लॉक किया था। जब अचानक रूम से जोर जोर से डोर पीटने की आवाज़ आई तो विवान के साथ बच्चों का ध्यान भी संजना के रूम के बाहर गया। बच्चा, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं संजना को लेकर आता हूँ। विवान बोलते हुए संजना के कमरे तक आया और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर संजना गुस्से में खड़ी उसे घूर रही थी। वो मैं, विवान अभी बोल ही रहा था तभी संजना ने उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए वॉशरूम में ले जाकर धक्का दे दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझ पर आर्डर झाड़ने की, अब रहो पूरी रात इसी में बंद, फिर कल सुबह बात करना मुझसे। बड़े आए मुझसे प्यार करने वाले। संजना, प्लीज़ ओपन द डोर यार, मैं भूल गया था कि तुम अंदर हो, विवान वॉशरूम के अंदर से चिल्लाते हुए बोला। अब मैं भी भूल चुकी हूँ कि कोई वॉशरूम में बंद है, अब रहो पूरी रात यहीं, मैं बाहर चली। संजना बाहर जाने लगी तभी उसके कानों में विवान की गुस्से से भरी आवाज़ आई। ओपन द डोर संजना, वरना मैं तोड़ दूंगा। संजना के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो पीछे मुड़ी और जोर से बोली, तोड़ कर दिखाओ, तुम्हारी हड्डियाँ ना तोड़ दी फिर बोलना। संजना, नाउ आई एम वेरी सीरियस, ओपन द डोर, मुझे अर्जेंटली अपने ऑफिस पहुंचना है। विवान एक जोरदार लात दरवाजे पर मारते हुए बोला। आर यू मैड, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये क्या कर रहे हो? संजना दरवाजे के पास आकर बोली। मैं बोल रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। संजना ने सोचा अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो कहीं ये दरवाज़ा ही ना तोड़ दे। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला विवान गुस्से में दंदनाता हुआ बाहर निकला और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकलकर हाल में पड़े सोफे पर से अपना कोट उठाया और बाहर जाने लगा। तभी उसके कानों में नैन की आवाज़ पड़ी, भैया आप जा रहे हो? उसकी प्यारी सी आवाज़ विवान के दिल को छू गई। वो नैन से पहली बार मिला था पर फिर भी ना जाने क्यों उससे जुड़ाव सा महसूस हो रहा था। उसके कदम दरवाजे की तरफ जाने की बजाय नैन की तरफ बढ़ गए। वो उसके पास आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, भैया को ज़रूरी काम है इसलिए उन्हें जाना होगा। फिर कब आओगे? इस बार रानी ने कहा। मेरे बच्चे जब भी मुझे बुलाएंगे तब आ जाऊंगा। विवान ने सब बच्चों को एक साथ हक किया और उठकर जाने लगा। जाते हुए वो संजना के पास आया और उसे जोर से गले लगाकर उसके कान में धीरे से बोला,
अर्जेंट है इसलिए जा रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वापस नहीं आऊँगा। बोलते हुए उसने उसके कानों पर हल्का सा बाइट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। विवान के जाने के बाद संजना अभी भी वहीं बुत बनकर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लड़का है क्या चीज़। 3 बार की मुलाकात में उसके घर तक पहुंच गया, उसके बच्चों को अपना बच्चा बोल रहा है और ऊपर से उस पर ऐसे हक जता रहा है जैसे उससे बरसों से जानता हो। उसकी आखिरी कही बातें को सोचकर संजना के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पल कुछ सोचकर उसका मन कसैला हो गया। उसकी मुस्कुराहट जैसे हवा में ही गायब हो गई और आंखों में एक खालीपन छा गया। मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आ सकता, उसने खुद से कहा। विवान की कार उसके ऑफिस के बाहर रुकी, जो लगभग 50 मंजिल के ग्लास की बिल्डिंग था। एक गार्ड दौड़ते हुए बाहर आकर विवान के कार का डोर ओपन किया और उसे ग्रीट किया। विवान कार से बाहर आया और तेज कदमों से ऑफिस के अंदर एंट्री लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने लिफ्ट में एंट्री ली और टॉप फ्लोर का बटन दबाकर जैसे ही बाहर निकला, उसके पीछे पीछे उसका सेक्रेटरी चलने लगा। सॉरी सर, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। उसके पीछे चलते हुए सेक्रेटरी डरते हुए बोला, पर विवान ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप लंबा डग भरते हुए अपने केबिन के बाहर जाकर रुका। उसके केबिन के बाहर लगभग 6 से 7 गार्ड खड़े थे। विवान ने उन गार्ड्स को देखा और एक बार अपने सेक्रेटरी को। विवान के गुस्से से भरी नज़रों का सामना करने की हिम्मत उसके सेक्रेटरी में नहीं थी। उसने अपने नज़रें नीचे झुका लिए। उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये गार्ड विवान के नहीं थे। विवान अपने केबिन के अंदर आते ही गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफिस में घुसने की? ये क्या तरीका है अपने बाप से बात करने का? सामने बैठा शख्स चेयर पर खड़ा हो गया और विवान के पास आकर गुस्से में बोला, बाप? मेरा तो कोई बाप है ही नहीं। मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ है और कोई नहीं। और खुद को मेरा बाप कहने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखो मिस्टर खन्ना, आपको खुद पर शर्म आएगी। विवान दांत पीसते हुए बोला। उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। अच्छी पट्टी पढ़ाई है तुम्हारी उस सो कॉल्ड माँ ने। विवान के डैड उसके माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए बोले, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो चुपचाप मेरी नज़रों के सामने से चले जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि किसी ज़माने में मैंने आपको अपना बाप माना था। विवान तुम, आई सेड गेट आउट, विवान ने चीखते हुए कहा। मुझे तुमसे बात करनी है विवान। अगर मेरे 3 गिनने से पहले आप मेरे केबिन से बाहर नहीं गए तो मैं सारे लिहाज भूल कर आपको अपने ऑफिस के बाहर फिकवा दूंगा। विवान ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। उसके डैड विक्रांत खन्ना समझ गए कि अब विवान से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो यहाँ अपना काम निकलवाने आए थे। पर विवान उनकी एक बात को सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी और वहाँ से चले गए। विवान ने गुस्से में चीखते हुए एक जोरदार मुक्का अपने कांच की टेबल पर मारा, जिससे वो टेबल चकनाचूर हो गया और कांच के कुछ टुकड़े विवान के हथेली में धंस गए। कांच टूटने की आवाज़ सुनकर विवान का सेक्रेटरी दौड़ते हुए अंदर आया। सर सर, आप ठीक तो हैं? विवान के हाथ से खून निकल रहा था, जिसे देखकर उसका सेक्रेटरी घबरा गया। उसने रिसेप्शन पर कॉल करके ऑफिस में अलर्ट मेडिकल टीम को बुलाया और विवान का हाथ पकड़कर साइड में लगे काउच पर बैठा दिया। विवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। बचपन में वो, उसके डैड और उसकी माँ खुशी खुशी रहते थे। विवान की माँ एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, पर एक दिन उसके माँ को पता चला कि उसके डैड ने अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था। उसके नाना के बिजनेस और पैसों को हड़पने के लिए उसकी माँ से शादी की थी, जिसके बाद से विवान अपने डैड से बेहद नफरत करने लगा। उसकी माँ एक स्वाभिमानी औरत थी। वो अपने बेटे को लेकर उनके घर को छोड़कर अपने पापा के घर चली गई और अपने पापा के साथ मिलकर उन्हीं के बिजनेस में साथ देने लगी। एक समय में उनके पापा यानी विवान के नाना की डेथ हो जाने के बाद से उनकी माँ उनकी बिजनेस को संभालने लगी और विवान अपने फिल्मी करियर में अपना नाम कमाने लगा। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था, पर उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो अपने बिजनेस को संभाले, क्योंकि वो रिटायर होना चाहती थी। विवान अपनी माँ की हर इच्छा को पूरी करता था, इसलिए उसने अपनी फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लगाया और बिजनेस को संभालने लगा।
उसकी माँ के घर छोड़ने के बाद उसके डैड ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली, जिससे उनका एक बेटा भी था। विवान रात को तकरीबन 1 बजे अपने विला में आया और अपने माँ के कमरे में गया, जहाँ उसकी माँ सो रही थी। वो अपनी माँ के सिरहाने बैठ गया और उनके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसके पापा ने उसके माँ पर हाथ उठाया था और अपने नाजायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए उसकी माँ को कैरेक्टरलेस कहा था। वो कुछ देर बैठकर अपनी माँ को निहारता रहा, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। उसने शावर लिया और अपने कपड़े चेंज करके बालकनी में आ गया। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और जैसे ही उसका कश लेने वाला था, उसके सामने संजना का चेहरा घूम गया और उससे किया हुआ वादा कि वो कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा। उसने सिगरेट फेंक दिया और अपने पैर से कुचलते हुए उसे कहा, मेरी लाइफ में मेरे माँ के अलावा कोई नहीं है और अब तुम भी जुड़ चुकी हो। वादा करता हूँ तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो सुकून मुझे मेरे माँ के गोद में सर रख कर सोने से मिलता है, वही सुकून तुम्हारे चेहरे को देखकर मिलता है। आज संडे था। संजना के ऑफिस के साथ साथ बच्चों का स्कूल भी ऑफ था। सारे बच्चे संजना के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बातें कर रहे थे। दीदी, आपको याद है ना हमारे संडे वाला रूटीन? हाँ बाबा, मुझे सब याद है। ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम सब रेडी हो जाओ। पहले हम मंदिर चलेंगे, उसके बाद मार्केट। और हाँ, जिसको जिसको जो जो लेना है उसकी एक लिस्ट तैयार कर लो, वरना घर आकर सब नखरे दिखाओगे। मेरा शूज़ लेना रह गया, मेरा फ्रॉक लेना रह गया। ओके दीदी, सब बच्चों ने एक साथ चिल्ला कर कहा और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में चले गए। संजना अभी भी वहीं बैठी कुछ सोचती रही, फिर किसी को कॉल किया। हेलो निमेश, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना? आज शाम को मेरे घर पर मिलो। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और उठकर बच्चों के रूम में आ गई। दूसरी तरफ विवान की विला में विवान और उसकी माँ डाइनिंग रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विवान चुपचाप सर नीचे झुकाकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसकी माँ उसे घूर रही थी। माँ, मुझे घूरने से आपका पेट नहीं भरने वाला। प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आपको अपनी दवाइयाँ भी लेनी है। अगर मेरी इतनी ही फिक्र है ना तो मेरी बात मान ले। अकेले इस बड़े से घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ मैं। ये खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। कितनी दफ़ा तुझसे कहा है, शादी कर ले, कम से कम एक बहू के आने से इस घर में खुशियाँ तो आएंगी। माँ, आप फिर से शुरू हो गई। और क्या शादी शादी लगा रखा है? घर में इतने सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर हैं, बॉडीगार्ड्स हैं और आपकी केयर टेकर जूली आंटी भी तो हैं। फिर भी आपको अकेलापन लगता है। तो क्या स्वर्णा खन्ना के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं इस घर के सर्वेंट्स के साथ गप्पे लड़ाऊं? इस उम्र में लोग अपने पोते पोतियों को खिलाते हैं और एक मैं हूँ जो अकेले बैठ दीवारों से बातें करती हूँ। माई लविंग मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। प्लीज़ आप अपना ब्रेकफास्ट करके दवाइयाँ ले लीजिएगा। ओके बाय। विवान ने उनकी बातों से पीछा छुड़ाने के लिए कहा और उठकर अपनी माँ को साइड हक करके अपना लैपटॉप बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। ड्राइवर, विवान के जाते ही सुवर्णा जी की रौबदार आवाज़ विला में गूंजी। यस मैडम। एक ड्राइवर दौड़ते हुए आकर उनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। कार निकालो, मुझे मंदिर जाना है। यस मैडम कहकर ड्राइवर बाहर चला गया और सुवर्णा जी बड़बड़ाते हुए अपनी केयर टेकर के साथ कार की तरफ बढ़ गईं। ये लड़का तो मेरी सुनने से रहा, कम से कम देवी माँ ही मेरी सुन ले और इस नालायक के लाइफ में एक समझदार, सुलझी हुई और प्यारी सी लड़की भेज दें। मंदिर में देवी माँ के सामने खड़ी सुवर्णा जी थोड़ी लाउड आवाज़ में अपने मन की इच्छा बोल रही थी, जिसे उसके पीछे खड़ी संजना सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। देवी माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया, घर, गाड़ी, पैसा, समाज में इज्जत, रुतबा और एक होनहार बेटा जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी हर बातों कर सराखों पर रखता है। पर वो नालायक मेरी एक बात सुनता ही नहीं है। हर बार उसे बोलती हूँ शादी कर ले, पर मानता ही नहीं है। अब आप ही उसे थोड़ी अक्ल दे दो। मेरी सारी फ्रेंड्स अपने पोते पोतियों की अपनी गोद में खिलाती हैं और एक मैं हूँ घर में बैठी दीवारों से बातें करती हूँ। ना जाने वो नालायक मेरी बात कब समझेगा और शादी के लिए हाँ कब करेगा। वैसे तो लड़कियाँ उस पर मरती हैं, पर उसके गुस्सैल और रूड नेचर की वजह से आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। प्लीज़ देवी माँ, उसके लाइफ में कोई अच्छी सी लड़की भेज दो और मुझे पोते पोतियों का सुख दे दो।
सुवर्णा जी की लंबी चौड़ी प्रार्थना सुनकर संजना की हंसी छूट गई। वो कभी अपने बेटे की तारीफ कर रही थी तो कभी उसे नालायक बोल रही थी, जिसके लिए संजना का जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और देवी माँ का आशीर्वाद लेकर बच्चों के साथ मंदिर से बाहर आ गई। पर इस बीच भी सुवर्णा जी की प्रार्थनाएं जारी थी। क्या हुआ दीदी, आप मुस्कुरा क्यों रही हो? राज ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वो अंदर वाली दादी माँ की प्रार्थना सुनकर आपको हंसी आ रही है ना? मुझे भी उनकी प्रार्थना सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी। आपको पता है भैया, वो कभी अपने बेटे की तारीफ कर रही थी तो कभी उन्हें नालायक बोल रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी, उन्हें अपने पोते पोतियों को खिलाना है। नैन हंसते हुए बोली। बच्चा, ऐसे हंसते नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग विश होती है और उनकी भी है अपनी बेटे की शादी कराने की। इसमें हंसने वाली क्या बात है? इट्स बैड मैनर्स, समझे? संजना नैन को समझाते हुए बोली। तो फिर आप क्यों हंस रही थी? नैन ने अगला सवाल किया। मैं आंटी के विश पर नहीं हंस रही थी, बल्कि ये सोचकर हंस रही थी कि आंटी अपने बेटे को ना जाने कितनी बार बोलकर थक चुकी होंगी, जो अब देवी माँ से प्रार्थना कर रही हैं। जब आंटी अपने बेटे पर भड़कती होंगी तो उसकी शक्ल देखने लायक होती होगी। ओफो दीदी, मैं प्रसाद लाना भूल गई। नेहा अपनी छोटी सी हाथ अपने सर पर मारते हुए मासूमियत से बोली। मिथुन, ठीक है, जाओ जल्दी लेकर आओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट करती हूँ। मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, सब बच्चों ने कहा। ओके बाबा, सब जाओ और जल्दी से लेकर आओ, मैं यहीं सबका वेट करती हूँ। सारे बच्चे दौड़ते हुए मंदिर के अंदर चले गए और संजना वहीं खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सुवर्णा जी पर पड़ी, जो सीढ़ियों से उतरते हुए वहां पर बैठे गरीबों को कपड़े और खाने की चीज़ें दान कर रही थी। उनकी अच्छाई देख संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो एकटक उन्हें देखने लगी। स्वर्णा जी मुस्कुराते हुए गरीबों को दान कर रही थी और उनसे आशीर्वाद ले रही थी। अचानक से उनका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिरने लगी। जब संजना ने देखा तो वो घबरा गई और दौड़ते हुए 2-3 सीढ़ियां फाँद कर उनका हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया। सुवर्णा जी ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली थी और उनकी सांसें तेज चल रही थी। आंटी, आर यू ओके? संजना उन्हें वहीं सीढ़ियों पर बैठाते हुए बोली। मम्मी साहब, आप ठीक तो हैं ना? उनके साथ आई उनकी केयर टेकर जूली ने उनसे पूछा। सुवर्णा जी अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। संजना उनकी पीठ को सहलाते हुए बोली, आंटी रिलैक्स, सब ठीक है, प्लीज़ आप पानी लेकर आइए जल्दी जल्दी। संजना ने जूली आंटी से कहा और वो जल्दी से पानी लेकर आ गई। संजना ने उनके हाथ से पानी लिया और सुवर्णा जी को पानी पिलाया और उनके हाथ को थाम कर बोली, आंटी रिलैक्स, आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ आपको। थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। थैंक यू सो मच, स्वर्णा जी ने कहा। बड़े आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, थैंक यू बोलने के लिए नहीं। दादी माँ, उन दोनों के पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ आई जो नयन की थी। दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो नयन, रोहन, राज, नेहा, रानी और रवि खड़े थे। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने सिखाया आपको? स्वर्णा जी ने प्यार से नयन के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। सारे बच्चे आकर उन दोनों के पास सीढ़ियों पर बैठ गए। हमारी प्यारी दीदी ने, सब एक साथ संजना के गले लगकर बोले। बच्चों की प्यारी बातें और संजना के अच्छे व्यवहार ने स्वर्णा जी का दिल जीत लिया था। उन्होंने खुश होकर संजना से उसका और बच्चों का नाम पूछा। संजना ने उन्हें अपना नाम बताया और एक एक करके बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया। सच में तुम्हारी दीदी बहुत ब्रेव हैं और तुम सबको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, स्वर्णा जी संजना की तारीफ करते हुए बोली। वो तो है, हमारी दीदी वर्ल्ड की बेस्ट दीदी हैं। अच्छा, बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब चलो, हमें मार्केट भी तो जाना है। आंटी, अब हम चलते हैं। संजना स्वर्णा जी से परमिशन लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी स्वर्णा जी ने पीछे से उसे आवाज़ दिया, संजना। जी आंटी, संजना पीछे मुड़कर बोली। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्यों ना एक दिन तुम और तुम्हारे प्यारे बच्चे मेरे घर लंच के लिए आओ। उन्होंने उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट किया। सो स्वीट ऑफ यू आंटी, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए उन्हें दिन में टाइम नहीं मिल पाएगा और मुझे भी ऑफिस जाना होता है तो शायद हम नहीं आ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, रात को डिनर पर आ जाना, मैं अपने ड्राइवर को भेज दूंगी तुम सबको पिक करने के लिए। ओके आंटी, सोचकर बताऊंगी, बाय। संजना ने वहां से ऑटो लिया और बच्चों के साथ मार्केट के लिए निकल गई।
स्वर्णा जी अभी भी संजना के बारे में सोच रही थी। उन्होंने अपने बगल में खड़े जूली से कहा, जूली तुम्हें क्या लगता है ये लड़की मेरे विवान के लिए कैसी रहेगी? एकदम परफेक्ट, दिखने में इतनी खूबसूरत है और उनका व्यवहार भी इतना अच्छा है। और तो और बच्चों को भी इतने अच्छे से संभाल रही थी। आज की जनरेशन में इतनी अच्छी लड़की कहाँ देखने को मिलती है। उन्हें तो बस अपने मेकअप और अपने स्टाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती। और वहीं संजना है जो मेहनत करके 6 बच्चों को अकेले पाल रही है और उन्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रही है और बिना किसी स्वार्थ के आपकी हेल्प भी तो की। जूली भी संजना से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करते हुए बोली, बात तो सही कही तुमने। अब तो यही मेरी बहू बनेगी और मुझे आंटी से माँ बुलाएगी। स्वर्णा जी तो वहीं खड़े खड़े उसे अपनी बहू भी बना लिया। पर क्या संजना को अपने घर की बहू बनाना इतना आसान है? ये तो आप लोगों को आगे ही पता चलेगा। दीदी मुझे वो डॉल हाउस चाहिए, देखो ना कितना प्यारा है, मुझे चाहिए। नेहा एक डॉल हाउस की तरफ इशारा करते हुए बोली, सॉरी मैम बट वो डॉल हाउस तो ऑलरेडी सेल हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले एक कस्टमर उसकी पेमेंट करके गए हैं। थोड़ी देर में आकर वो ले जाएंगे, शॉपकीपर ने कहा। कोई बात नहीं तो दूसरी दे दीजिए, संजना ने शॉपकीपर से कहा। सॉरी मैम बट वो सिंगल पीस थी। नहीं मुझे वही चाहिए, नेहा रोते हुए जिद करने लगी। बच्चा आप दूसरा खिलौना ले लो, वो डॉल देखो कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल आपकी तरह, ये ले लो, संजना ने उसे बहलाते हुए कहा। नहीं नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे वही डॉल हाउस चाहिए। नेहा बोली, अच्छे बच्चे जिद नहीं। संजना अभी बोल ही रही थी तभी नैन उसका हाथ पकड़कर शॉप के बाहर की तरफ इशारा करने लगी। संजना का ध्यान नैन के इशारे की तरफ गया तो वो देखकर दंग रह गई। पिंक कुर्ती और चूड़ीदार के साथ पिंक कलर का दुपट्टा अपने गर्दन पर रखे एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने हाथों में टेडी बियर लिए सड़क के दूसरे किनारे खड़ी थी, जिसके चेहरे से मासूमियत झलक रही थी और उसकी बड़ी बड़ी काजल से सनी खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि 3-4 गुंडे उसे तंग कर रहे थे। वो गुंडे कभी उसका दुपट्टा खींच रहे थे तो कभी उसके बालों को छू रहे थे और वो लड़की डर से रो रही थी। रागिनी दीदी, संजना के मुंह से निकला। बेटा आप सब यहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ, प्रॉमिस में कि आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। संजना ने सब बच्चों को समझाते हुए कहा और सब बच्चों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। संजना शॉप से बाहर निकली और अपने से थोड़ी दूर पर खड़े एक आदमी की तरफ कुछ इशारा किया और उस आदमी ने उसका इशारा पाकर शॉप के अंदर आ गया। संजना तेज कदमों से सड़क के दूसरे किनारे उस लड़की तक पहुंची। संजू दीदी, ये गंदे लोग मुझे तंग कर रहे हैं और इन्होंने आई को बंद कर दिया है, रागिनी ने संजना को देखते हुए ही कहा। रागिनी दीदी मैं आ गई ना, अब आप रोना बंद करो, मैं इन गंदे लोगों की पिटाई करूंगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को तंग करने की? आप अच्छी बच्ची हो ना? हाँ हाँ, रागिनी हकला कर बोली और जल्दी जल्दी अपना सर हमें हिलाने लगी। तो फिर रोना बंद करो, संजना उसके आंसू साफ करते हुए बोली और उसे साइड में बेंच पर बैठा दिया। आप यहीं बैठो, मैं उस गंदे लोगों की पिटाई करके आती हूँ, बस 5 मिनट, आप कहीं मत जाना। ओके, आप अच्छी बच्ची हो ना? रागिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने टेडी बियर के साथ खेलने लगी। ये लड़की कौन है तू और आप उनके मैटर में टांग काहे को अड़ा रही है? तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? आप उनको तो अपनी जान बहुत प्यारी है, लेकिन लगता है तेरे को और तेरे इन लपंडरों को अपनी जान प्यारी नहीं है। संजना अपनी गर्दन के पीछे हाथ मलते हुए फुल एटीट्यूड में बोली, हे भाई लोग, ये देखो, ये डेर पछली की छोकरी आप उनको बोले तो जगन भाई को धमकी दे रही है। लगता है ये आप उनको जानती नहीं है। जगन हंसते हुए संजना का मजाक उड़ाते हुए बोला, ऐ छोकरी, चल उस गुलाबू को अपन के भाई के हवाले कर और यहाँ से अपनी जान बचा के कल्टी मार ले। अपन के भाई का दिल बहुत बड़ा है, वो तेरे को माफ़ कर देंगे। उन्हीं गुंडों में से एक ने रागिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो मुस्कुराते हुए अपनी टेडी बियर से बातें कर रही थी। संजना ने पीछे की तरफ देखा जहां रागिनी खेल रही थी। तभी रागिनी ठीक पीछे से एक आदमी निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन संजना ने अपनी गर्दन नामे हिला दी और वो आदमी वहीं रुक गया। हिम्मत है तो ले जा, संजना ने सर्द आवाज़ में उन सब की तरफ घूमते हुए कहा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।